हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है हम वो पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ये देखिए, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को इसी के ऊपर होता है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में किरचॉफ लॉ के ऊपर ही बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम ऐसे सर्किट्स करने वाले हैं जहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आएगा, ना तो उसमें कोई सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ना व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जब ऐसे सर्किट मिलते हैं आप, तो वो वैसे जो कठिन सर्किट्स होते हैं वो किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से ही सॉल्व होते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तो इसके दो लॉ होते हैं, तो एक एक करके पहले समझते हैं। सबसे पहले लिखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं और इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में केसीएल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन एनी जंक्शन इज जीरो। ठीक है, तो ये एक तरीका है डिफाइन करने का। दूसरा तरीका है, हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं इसको, तो इसको नोट कर लीजिए। द सम ऑफ करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो ये दो तरीके से हम जो केसीएल लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन करते हैं, तो इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो ये जंक्शन पे एप्लीकेबल होता है। अब जंक्शन का मतलब क्या हो गया? देखिए, जहां पे तीन या तीन से ज्यादा वायर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं ये एक जंक्शन है, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट है, ये एक और वायर कनेक्ट है और ये एक और वायर कनेक्ट है। तो ये रूल क्या कहता है? यदि मान लेते हैं यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ से करंट आ रहा है लेट्स से ये 3 एम्पियर, और यहाँ से करंट, जितना करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट इन जंक्शन से बाहर जाएगा, ये कहता है ये लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपली 5 एम्पियर होगा। ठीक है, अगर इस ब्रांच के करंट को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं लेट्स से इट इज I2, और इस ब्रांच के करंट को हम मान लेते हैं I3, तो हम क्या इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन क्या होगा? सिंपली I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3। I1 I2 वो करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, और I3 वो करंट है जो जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो ये हमने इस तरीके से एक इक्वेशन बना लेना है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, I1 प्लस I2 माइनस I3 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसको हम कह सकते हैं इट इज एक्चुअली समेशन ऑफ करंट इन एनी जंक्शन विल बी 0। तो ये फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन थी उससे ये फॉर्मूला से बनता है। जो सेकंड वाली हमने अल्टरनेटिव डेफिनेशन लिखी उससे ये फॉर्मूला। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? सम ऑफ ऑल द करंट इन जंक्शन इज 0। इस जंक्शन में जो भी करंट है उनका सम करेंगे। जब हम सम करेंगे तो जो करंट एंटर हो रही है उसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो I1 I2 पॉजिटिव है, और जो करंट बाहर निकलती है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये -3 ले लिया तो इनका सम हो गया 0। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ लॉ, जिसको हम अप्लाई करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। अब लिखिए किरचॉफ सेकंड लॉ। जो सेकंड लॉ है उसको हम लूप रूल भी कहते हैं, या मेश रूल भी कहते हैं, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, शॉर्ट में उसको केवीएल कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल तो समझ में आ जाता है आसानी से। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है इसके अंदर जो सेकंड रूल है किरचॉफ का, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, आप इसको नोट भी कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम of changes in potential difference must be 0। ठीक है, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। तो ये एक तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ये क्या कहता है डेफिनेशन? कि एक क्लोज लूप लेंगे और उसके चारों ओर जो है हम मूव करेंगे, और उसके जो अराउंड जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का चेंजेस होगा, वो 0 होगा। और इसको अल्टरनेटिव डेफिनेशन एक और लिख लीजिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF in any loop of a circuit is equal to the sum of the product of current and resistance in it।
ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन ये क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में जो ईएमएफ का सम होगा वो इसके लूप में जो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होगा। मैं दोनों लूप को आपको एक एग्जाम, दोनों जो लॉ है उसको, सॉरी जो दोनों डेफिनेशन है उसको एक बार मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे एक सेल लगा जिसका ईएमएफ ई दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस यहाँ एक R1 एक R2 लगा हुआ है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये I फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए क्लोज लूप आपको दिख रहा है, तो जो सेकंड लॉ है हम उसको हमेशा क्लोज लूप में लगाते हैं और इसी को हम क्लोज लूप भी कहते हैं या इसको एक मैश भी कहते हैं। अब जब भी आप ये रूल को अप्लाई करेंगे तो आपको जो कॉर्नर्स है उसका नेमिंग कर देना है। जैसे मैं यहाँ इस कॉर्नर का नेम दे देता हूँ A, इसका नेम कर देते हैं B, ये C और ये D। तो जब भी आप ऐसा सेकंड लॉ लगाएंगे तो आप कौन सा लूप ले रहे हैं कैसे पता चलेगा, तो आपको नेमिंग करना लगेगा, नेमिंग करना पड़ेगा। तो आप देखिए हम इसमें कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे इन लूप A B C D A, ठीक है। तो ये नेमिंग का मतलब क्या हो रहा है, हम A से स्टार्ट करेंगे, फिर B जाएंगे, फिर C जाएंगे, फिर D जाएंगे, फिर वापस A आ जाएंगे, तो लूप क्या कंप्लीट हो जाएगा, ये क्लोज लूप है। तो इस तरीके से इसे लिखा जाता है। तो जब हम इस तरीके से मूव करेंगे तो देखिए हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा डायरेक्शन ऐसा होगा, हम A से होता हुआ इस तरीके से वापस आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हम इस सर्किट में मूव करेंगे। तो देखिए हम दो तरीके से मूव कर सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज ऐसे मूव करें इस सर्किट में या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे दो डेफिनेशन है, हम दो डेफिनेशन को यूज करके दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड वाला जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है उससे आपको करके बता रहा हूं। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है, इस लूप में जो भी ईएमएफ होगा, जो भी सम ऑफ ईएमएफ होगा वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखिए अगर हम यहां से निकले, यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। अब आपको ये रेजिस्टेंस मिला R1, तो इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है I इंटू R। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप A से B के बीच लिखेंगे I इंटू R1। फिर यहाँ B से C जाएंगे, B से C में देखिए रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ होगा I इंटू R2, ठीक है। फिर C से D में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर D से A में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अभी जब आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लिखेंगे तो केवल रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट लिखना है आपको। फिर जब सारे रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट हो गया फिर इक्वल टू करेंगे और अब हम देखेंगे सेल में यहाँ पे ईएमएफ कितना दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो सेल में ईएमएफ है ये ई है, तो राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे ई। अब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है, ये प्लस ई होगा या माइनस ई होगा। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ये ले रहा हूं तो यहाँ पे जो मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूं, देखिए हम जब लूप में मूव कर रहे हैं तो यहाँ डी से ए की तरफ जाएंगे। जब डी से ए की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। तो जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो ये जो भी वैल्यू होगी ईएमएफ की आपको पॉजिटिव लेना है। और यदि आप उल्टा मूव करेंगे तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे सेल में तो आपको वो जो है ईएमएफ को नेगेटिव लेना है। जैसे मान लेते हैं एक ये सेल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यदि मैं इस सेल में इस तरीके से मूव करूंगा और मान लीजिए इसका जो ईएमएफ E1 है तो ये जो होगा प्लस E1 लेंगे, और यदि ये दूसरा सेल है ये E2 है और इसमें मैं अगर ऐसे मूव करूंगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तब हम लेंगे इसमें माइनस E2। तो इस केस में देखिए हम जब मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, इसलिए ये प्लस E1 होगा। और ये हमको मिला एक इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करके या तो हो सकता है आपसे करंट पूछा जाएगा या ईएमएफ पूछा जाएगा कि ये किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इस तरीके से किया जाता है। आया समझ में? देखिए ये हमने कैसे मूव किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके हमने इक्वेशन बनाया है। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके भी इसी को फिर से हम रीराइट कर सकते हैं इक्वेशन। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करूंगा तो हम लिखेंगे इन लूप, अब मैं लिखता हूं A D C B A, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब क्या, हम A से D की तरफ जाएंगे, फिर D से C, फिर C से B और B से A जाएंगे, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करेंगे तो फिर वही रूल लगाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, I और R का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो कोई R नहीं है, यहाँ भी कोई R नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे R है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर R है तो हम लिखेंगे I इंटू R2, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे I इंटू R1, I इंटू R1, और फिर यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा EMF। EMF देखिए यहाँ पे क्या है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे -E। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, हमने जो करंट का डायरेक्शन मान के चला A से B, B से C, C से D और D से A है, और इसीलिए जब हम उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लूप में, तो यहाँ जो करंट है ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी जो करंट है ये नेगेटिव हो जाएगा। जब हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो जो है करंट पॉजिटिव लिया जाएगा, जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो करंट हो जाएगा नेगेटिव। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो I तो इधर जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो I नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए माइनस 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 तीनों में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस कैंसिल होकर यही इक्वेशन बन जाएगा ना। तो इसका कहने का मतलब ये है, चाहे आप क्लॉकवाइज मूव करें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, आपका इक्वेशन वही बनेगा और आंसर सेम आएगा। ठीक है। इसके एक दो एग्जाम्पल और करेंगे हम, तो धीरे धीरे आपको और ये क्लियर होती जाएंगी चीजें। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ये लूप है, मैश है, नेटवर्क है। यहाँ पे देखिए दो सेल लगा है, एक 4 वोल्ट का और एक 2 वोल्ट का, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम और 4 ओम है, और इसमें पूछा ये गया है कि आपको करंट निकालना है, सर्किट में करंट कितना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सर्किट है, हम यहाँ पे जो किरचॉफ लॉ है वो यूज करके निकालेंगे। तो किरचॉफ लॉ में सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट आपको शो करना है, सारे ब्रांचेस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब क्योंकि ये एक ही लूप है तो इसमें से सभी में एक ही करंट फ्लो होगा, तो आप चाहे तो आप इसको करंट को हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, या हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक डायरेक्शन आप ले सकते हैं। तो मैं मान रहा हूं लेट्स से करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है और इसकी वैल्यू है I। अब हम यहां लगाते हैं किरचॉफ का सेकंड रूल, ठीक है, सेकंड लॉ। ये पहले तो नोड्स के नाम दे देते हैं, यहाँ पे A B C D। अब हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम इन लूप A B C D A। ठीक है, इसका मतलब है हम A से B जाएंगे, B से C, C से D, फिर D से, तो हम एक्चुअली क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब देखिए जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो A से B पहले जाएंगे, A से B में क्या है, देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ हम ले लेते हैं 2I, करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। फिर हम B से C जाएंगे, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, हालांकि यहाँ सेल लगा है तो हम इसको बाद में लेंगे जब हम उसका RHS लिखेंगे इस इक्वेशन का। अब C से D जाएंगे, C से D में देखिए रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 इंटू I, और इधर D से A में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो अब आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। अब इक्वल टू साइन लगाएंगे, अब सेल में जो EMF है उनको हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए फिर से हम जाएंगे वही डायरेक्शन में, लूप में हम मूव करेंगे, A से B जाएंगे कोई सेल नहीं है, B से C जाएंगे यहाँ एक सेल लगा हुआ है, और हम कैसे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम -2। ठीक है। फिर C से D में देखिए कोई सेल नहीं है, फिर D से A में सेल है, और यहाँ पे देखिए हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसको हम प्लस में लेंगे, तो ये हो जाएगा +4। अब ये क्वेश्चन बन गया सिंपल, ये क्या हो गया 6I, इधर क्या हो गया 2, तो I क्या हो गया सिंपली 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। तो इस तरीके से देखिए हम किरचॉफ लॉ को लगा के करंट निकाल सकते हैं, या कोई भी और क्वांटिटी पूछी हो तो निकाल सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में आपको किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए कि हम कैसे अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ, हमने ये क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन को अगर बिना किरचॉफ लॉ के आप करो तो क्या कर सकते हैं, ये जो देखिए सेल है, इस सेल को मूव करके आप यहाँ पे खिसका के लगा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, बस इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए कैसा डायरेक्शन इसका, ये प्लस है ये माइनस है, इसको मूव करके मैं यहाँ सर्किट में लाऊं और इसके 4 के पास ले आऊं, ऐसे ही मूव करते हुए इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये लगेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो जाएगा 2 वोल्ट का। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इस डायरेक्शन में ऐसा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट, क्योंकि ये +4 ये -2 हो जाएगा, इनका नेट इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इसका अगर एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लें यहाँ पे, तो ये ऐसे बनेगा, ये 2 वोल्ट हो जाएगा, और इधर देखिए अब क्या हो जाएंगे, जब हमने यहाँ से सेल हटा दिया तो ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, ये बन गया 6 ओम,
आप सिंपली यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, V है 2, R है 6, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हालांकि, लेकिन ये जो है हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ये जो है किरचॉफ लॉ काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें किरचॉफ लॉ का यूज करना है और क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस देखिए बीच में लगा हुआ है, यहाँ पे कितना करंट है, इसी ब्रांच में केवल आपको निकालना है कितना करंट होगा। तो इसके लिए हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 सेल लगे हुए हैं और यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो जो सेल्स हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जनरली करंट को निकलता हुआ दिखाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा सर्किट मिलेगा, सबसे पहले आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करके पूरे सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आपको कोई भी एक डायरेक्शन में मान लेना पड़ेगा कि करंट वहां फ्लो हो रहा है। हो सकता है कि आपका अजम्पशन गलत हो, तो गलत होने से चेंजेस कुछ नहीं होगा, बस साइन में चेंज हो जाएगा। यदि आपको करंट का डायरेक्शन गलत लिया है तो केवल करंट नेगेटिव आ जाएगा उस केस में आपका आंसर, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका हमेशा सही आएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव ये टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी यानी 5 वोल्ट की जो बैटरी है, यहां से हम निकालते हैं एक करंट। तो ये देखिए यहां से करंट निकला, ये करंट निकला I1 और वैसे ही हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम मान लेते हैं एक करंट निकलेगा, लेट्स से इट इज I2। ठीक है, जनरली जितनी हम बैटरी या सेल होती है उनमें से एक एक करंट निकाल लेते हैं, बाद में क्या होगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए ये जो करंट यहाँ आएगा I1 और ये करंट यहाँ आएगा, ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे आके और इधर इस डायरेक्शन में दोनों जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे करंट का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे ये दोनों करंट का सम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जंक्शन रूल अप्लाई करना है। जंक्शन रूल क्या कहता है, टोटल sum of the current which is going inside the junction will be equal to total sum of the current going outside the junction। तो आने वाला करंट है I1 and I2, तो जाने वाला भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे जो करंट होगा it will be actually I1 plus I2। ठीक है, तो इस ब्रांच में इन दोनों का सम हो जाएगा करंट का। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 and I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये एक और जंक्शन है, तो यहाँ फिर हमें जंक्शन रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो जितना करंट आ रहा है उतना ही डिवाइड हो जाएगा। अब किस ब्रांच में कितना जाएगा, देखिए ये रूल हमेशा ध्यान रखना, जिस सेल से जो करंट निकला है, जितना करंट निकला है एंटर भी उतना ही होगा। अगर इससे I1 निकला है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस इसी ब्रांच में I1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे I1 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सिंपली I2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से I2 निकला तो इसमें I2 आएगा, यहाँ से I1 निकला तो वापस इसमें एंटर आपको I1 ही दिखाना पड़ेगा, तभी आपका जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। तो देखिए अब हमने हर ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो अब आपको करना क्या है, I1 और I2 की वैल्यू निकालना है और उन दोनों का जो सम होगा वही 10 ओम के रेजिस्टेंस में टोटल करंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले सारे नोड्स का नेमिंग कर देते हैं। तो ये देखिए जो अलग अलग नोड्स हैं, ये देखिए इसको हम नाम दे देते हैं A, लेट से इसको बोल देते हैं B, ये C, ये D, ये E और ये F। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारे नोड्स की नेमिंग कर दिया। अब देखिए सर्किट में जो हमारे पास वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। वेरिएबल है I1 और I2 जिसको हमें निकालना है, और हम इस 2 वेरिएबल जब भी होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 लूप या 2 मैश लेंगे। तो 2 लूप तो आपको दिख रहा होगा, देखिए एक ये वाला लूप बनेगा A B E F, दूसरा ये वाला लूप बनेगा B C D E। ठीक है, एक और लूप इसमें हम बना सकते हैं A C D F, ये बड़ा वाला लूप भी ले सकते हैं। तो आपको अगर 2 इक्वेशन बनाना है तो कोई भी 2 लूप ले लीजिए। 3 इक्वेशन, अगर 3 वेरिएबल होगा तो आपको 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उस टाइम आपको 3 लूप लेना पड़ेगा, लेकिन अभी 2 लूप से हम काम चला लेंगे। हम कौन सा लूप लेंगे, देखिए ये वाला ले रहा हूं मैं A B E F। तो हम यहाँ लिखेंगे इन लूप हम लिखेंगे A B E F और A, आखिरी में A लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हम लॉट के A में ही आ रहे हैं, तभी वो क्लोज लूप माना जाएगा। तो देखिए अब इस लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले A से B जाएंगे। A से B में देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। B से E में देखिए रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 10 इंटू यहाँ पे करंट कितना है, करंट है I1 प्लस I2, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में I1 प्लस I2।
ठीक है, समझ में आया। अब ई से एफ में देखिए, ई से एफ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। एफ से ए के बीच एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें देखिए I1 करंट फ्लो हो रहा है 2 ओम में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 इंटू I1। ठीक है, अब इक्वल टू, अब आपको देखना है सेल EMF। ठीक है, ए से बी में कोई सेल नहीं है, बी से ई में कोई सेल नहीं है, ई से एफ में कोई सेल नहीं है, एफ से ए के बीच सेल है 5 वोल्ट का। अब हम यहाँ कैसे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो हम लेंगे +5 वैल्यू, तो इसके यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगा +5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10i प्लस 10i2 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और ये ये i1 है, ये 10i1 और 2i1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 12i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 5। और ये जो बना हमको, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ब्रैकेट में बना लेते हैं, यही हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन हमको मिल गया फर्स्ट लूप से। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, तो हम ये वाला लूप ले रहे हैं, ये वाला BCD। तो हम चाहे तो इस तरह से मूव कर सकते हैं BCD, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं CBED। तो मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है, तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन है देखिए इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट मूव हो रहा है, लूप में भी आप उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे, उससे क्या है, गलती होने की जो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन हम अब मूव करेंगे, अब तो यहाँ हम लिखेंगे इन लूप CBED एंड देन अगेन C। ठीक है, तो हम C से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो C से B के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। B से E के बीच रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो यहाँ हम लिखेंगे 10। और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, I1 प्लस I2। ठीक है, फिर E से D में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, D से C में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको ये 10 ओम का रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही लिखना है। फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे EMF सेल कौन कौन सी ब्रांच में लगा, इधर कोई सेल नहीं, इधर कोई सेल नहीं, इधर कोई सेल नहीं, इधर सेल है। जब हम इधर से D से C जाएंगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे हम +3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया 10i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या मिल गया हमको, अब दूसरा इक्वेशन मिल गया, तो ये हमारे लिए 2 वेरिएबल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। अब इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 10i2 और 10i2 दोनों में कॉमन है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करके एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ हम कर लेते हैं 12i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 5। इसके नीचे लिख लेते हैं 10i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को सिंपली माइनस कर देंगे, तो ये 2i हो जाएगा, 2i1 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 2 हो गया, तो i1 कितना हो जाएगा, इट इज सिंपली 1 एम्पियर। ठीक है, तो I1 आपको मिल गया 1 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं I2 निकालने के लिए, तो I1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। 10i1 की जगह 10 इंटू 1 करो प्लस 10i2 इज इक्वल टू 3। अब बस 10 को इधर ट्रांसफर कर दो, 10i2 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 एंड 10i2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -7/10 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/10 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे जो I2 है ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि जो हमने करंट का डायरेक्शन माना है I2 का कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका ये मतलब ये हमने हमारा अजम्पशन गलत है। तो सही जो डायरेक्शन होगा I2 का ये अपोजिट हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करेगा I2 ऐसे जाएगा, फिर I2 ऐसा जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये जाएगा I2, और यहाँ से I1 आ रहा है। तो देखिए 10 ओम जो है इसमें कितना करंट एक्चुअली फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस में, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, I1 माइनस I2, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमने क्या मान के चला है, इसमें जो हमने मान के चला I1 प्लस I2, अब I2 नेगेटिव में मतलब डिफरेंस ही आ जाएगा। तो इस ब्रांच में करंट इसको मान लेते हैं, इट इज I1, इट इज सिंपली I1 प्लस I2,
ठीक है, और I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है और I2 नेगेटिव में है, मतलब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हो गया 7/10। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली 3/10 या 0.3 एम्पियर। तो जो 10 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, यानी हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 सेल लगा हुआ है, 12 वोल्ट का, ये 6 वोल्ट का, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए सबसे पहले हर एक ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरली देखिए जो 2 सेल दिए हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक एक करंट को निकलता हुआ दिखाएंगे। तो यहां से देखिए करंट निकलेगा, तो ये जो करंट है इसकी क्या वैल्यू मान लेते हैं, ये है I1 जो 12 वोल्ट की बैटरी से निकला। फिर एक करंट यहां से निकलेगा, इसको हम मान लेते हैं लेट से ये है करंट I2, ठीक है। तो यहां से करंट I1 निकला, यहां से करंट I2 निकला, और इस बीच वाले ब्रांच में दोनों करंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2 फ्लो होगा। और यहाँ पे देखिए वापस आके इस पॉइंट पे वापस डिवाइड हो जाएगा करंट। अब क्योंकि इधर से करंट I2 निकला है तो नीचे वाली ब्रांच में I2 जाएगा और ऊपर वाली ब्रांच में I1 जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है रूल वो फॉलो हो जाएगा कि जिस सेल से जितना करंट निकला है उस सेल में उतना ही करंट वापस आपको एंटर करवाना है। तो ये देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है करंट का। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा लूप रूल या मैश रूल। तो हम यहाँ पे पहले जो नोड्स है उसका नेमिंग कर देते हैं। लेट से ये इसका नाम दे देते हैं हम A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ऐसा नेमिंग कर देते हैं। और ये इसको E और ये F, ये हमको ये नोड्स मिल गए। अब तो हमारे पास वेरिएबल देखिए कितना है, एक I1 और एक I2 ये निकालना है, 2 वेरिएबल है। तो हम कोई भी 2 लूप ले लेंगे, एक ऊपर वाला ले लेते हैं, एक नीचे वाला ले लेते हैं और इसमें लूप रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ। अब इसमें हम मूव कैसे करेंगे, मैं करंट का डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। हम A से स्टार्ट करेंगे, A से D जाएंगे, D से C, C से B एंड देन B से A जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ इन लूप A D C B A, ठीक है। तो इस लूप में हम मूव कर रहे हैं, A से D जाएंगे, D से C से B एंड B से A। तो आप देखिए A से D के बीच रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, सिंपली I1 प्लस I2 ये फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद D से C में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। C से B में देखिए रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 ओम में, 2 ओम में देखिए I1 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I1 और इसके बाद और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमें EMF लिखना है, सेल का EMF। तो देखिए B से A में कोई सेल नहीं, A से D में कोई सेल नहीं, D से C में सेल नहीं, C से B के बीच सेल है 12 ओम का और हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। तो ये +12 भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बना है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते, इसको हम लिख लेते, ब्रैकेट ओपन कर लेते, 4i प्लस 2i ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6i1 और फिर यहाँ पे ये 4i2 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 12। अब पूरे इक्वेशन में से आप 2 कॉमन निकाल के काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3i1, ठीक है, प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। क्योंकि हमको 2 वेरिएबल इक्वेशन बनाना है तो इसको हम कह देते हैं ये है इक्वेशन नंबर हमारे लिए 1। तो एक इक्वेशन मिल गया इससे। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम सेकंड लूप लेंगे। अब मैं नीचे वाला लूप ले रहा हूं तो इसको हम क्या कहेंगे, इन लूप, ठीक है। A से D जाएंगे, फिर D से E जाएंगे, E से F, देन F से A। तो लिखेंगे इन लूप ADEFA। हम इस तरह से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये लूप रूल लगाएंगे। तो देखिए A से D के बीच रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो यहाँ लिखेंगे 4 और करंट कितना है इसमें, ये है I1 प्लस I2, ठीक है। फिर प्लस D से E में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, E से F के बीच रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो यहाँ लिखेंगे 1 और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है करंट I2, तो यहाँ लिखेंगे I2 और बस, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब हमको देखना है सेल, A से D में कोई सेल नहीं है, D से E में कोई सेल नहीं है, E से F में सेल है और हम फिर यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। तो ये सिंपली +6 होगा ये। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो गया, 4i1 प्लस
4i2 प्लस i2 इज इक्वल टू 6 और ये हो गया 4i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 6। अब देखिए ये हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं ये हमारे लिए इक्वेशन 2 है। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, अब ये 2 वेरिएबल जो क्वेश्चन है वो बन गया है, तो आपको बस सॉल्व करना है 2 वेरिएबल को और सॉल्व करके निकाल देना। तो इसके आगे आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं बस इसका आंसर लिख देता हूँ कि क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए इसका जो I1 आपका आना चाहिए, I1 शुड बी इक्वल टू 18/7 एम्पियर और जो I2 आएगा, I2 शुड बी -6/7 एम्पियर। तो ये आपका अगर वैल्यू आया तो मतलब ये सही आंसर है। तो आपको हर ब्रांच में करंट पता चल जाएगा, और ये I2 जो है माइनस में, इसका मतलब है हमारा जो अजम्पशन है करंट का डायरेक्शन का I2 का वो गलत है, I2 एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, बस ये इतना बता रहा है। अब देखिए मैं होमवर्क के लिए आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में सेम चीज निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3, फाइंड वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। अब एक बार सर्किट समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको सर्किट दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट का यहाँ पे सेल लगा है, यहाँ पे 6 वोल्ट का लगा हुआ है। इस ब्रांच में हमने करंट दिखाया है I1 इस ब्रांच से निकल रहा है और इस ब्रांच में ऐसा ऊपर की तरफ करंट I2 जा रहा है। अब ये जो करंट है I1 और I2 यहाँ जाके यहाँ पे बन जा रहा है I3, तो एक्चुअली I3 कुछ नहीं, सिंपली I1 प्लस I2 ही है, ठीक है। तो आपको I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेना है 2 वेरिएबल इक्वेशन बना के, और यहाँ पे जो है एक्चुअली I1 प्लस I2 यानी दोनों को सम कर देना है। तो यहाँ पे I1 I2 I3 आप निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सेल लगे हुए हैं, 4 वोल्ट 1 वोल्ट और 2 वोल्ट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 4 ओम 3 ओम और 2 ओम का। यहाँ से देखिए 4 वोल्ट वाले जो बैटरी से हमने करंट निकलता हुआ दिखाया I3। अब ये जो करंट I3 यहाँ जाकर डिवाइड हो रहा है, इधर जा रहा है I1 और इधर जा रहा है I2 और फिर इस ब्रांच में वापस ये जा रहा है। तो देखिए अब आपको क्या इसमें निकालना है, I1 और I3 निकालना है। तो वही आपको किरचॉफ के दोनों लॉ का यूज करते हुए आपको जो है इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के बताना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा मुझे एक बार कमेंट में लिख के बता देना, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। और इसके जो और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।